हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब देखिए अप्रैल का महीना आ चुका है, गर्मियाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मौसम किसका है? ये मौसम है पूल पार्टीज का। लेकिन देखिए पूल पार्टीज तो करोगे आप, लेकिन इसमें ये मत भूल जाना कि पढ़ना भी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम पूल पार्टीज करना नहीं, आपका एम है जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना। तो मजे भी कीजिए, वो करना भी जरूरी है क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है, ताकि जब वैकेंसीज डिक्लेयर हो तो आप फुल्ली 100% प्रिपेयर रहो, कॉन्फिडेंट रहो उस एग्जाम के लिए। तो देखो ये पूल पार्टी वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो तो हम आपके ऊपर छोड़ दें, आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन जो पढ़ने वाला डिपार्टमेंट है वो हमारा है, हम यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए तो है। तो उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आज लेके आए हमारा ये वीडियो। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हिंदू मैरिज एक्ट। और इस लेक्चर सीरीज का एक ही एम है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इतनी बारीकी से पढ़ाना, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहे। क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर ना जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे। कई बार ये होता है कि बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, इसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये इशू तो नहीं होगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन पर, लिंक पर क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, वहां से आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वैकेंसीज का पता चलता रहे, लेटेस्ट जजमेंट्स का पता चलता रहे, लेटेस्ट लीगल पॉलिसी का पता चलता रहे, कंट्री के अंदर करंट बर्निंग लीगल इश्यूज का पता चलता रहे, और साथ के साथ आप डिस्कशन का भी पार्ट बन पाओ, लीगल इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशन का पार्ट बन पाओ, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। और उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ये सारी चीज आपको अवेलेबल है। और यही तरीका होता है एक हेल्दी कंपटीशन का। जब आप उस ग्रुप का पार्ट बनेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा इन बच्चों ने तो ये भी किया हुआ है, तो मैं भी ये करूंगा, मैं इनसे आगे निकलूंगा। तो इस तरीके से आप हेल्दी कंपटीशन के थ्रू बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं, और फाइनली जो आपका एम है ना जुडिशियल ऑफिसर बनना, उसका अचीव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब हम यहाँ पर सब हैं, तो हम सब का कुछ ना कुछ एम होता है कि हमें जुडिशियल ऑफिसर बनना है, हमें वकालत करनी है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है। तो जो भी आपका एम हो ना, उसको लेके आपको अच्छे से मेहनत करनी है, 100% देना है। बिकॉज बिना मेहनत करे आज के टाइम पर कुछ भी नहीं मिलता है। वो जमाना गया तो अब तुक्के मार के अगर काम हो जाएगा ना, अब तुक्के मारने से काम नहीं होता। और वो भी तब जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू, तो कहाँ तक तुक्के मारोगे, कहाँ तक लक आपका साथ देगा। तो अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ पर हमें आपके लिए सारा कंटेंट देना, अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर करना, लेकिन देखिए अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है। और जैसे कि हम हमारे पार्ट में पीछे नहीं हट रहे, हम उम्मीद करते हैं आप भी अपने पार्ट में पीछे नहीं हटोगे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो हमारा पूरा डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 8, 9, 10 यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम जो कवर करने वाले हैं वो है वॉइडेबल मैरिज। अब देखिए ब्रीफली मैं बताता हूँ, शादी दो तरीके से हो सकती है, सॉरी 3 तरीके से। एक जो वैलिड होगी आपकी, एक जो वॉइड होगी, एक जो वॉइडेबल होगी। वैलिड मैरिज पूरी तरीके से ठीक है, बिल्कुल सही है, लीगली एक्सेप्टेबल है, काम चलने दो। वॉइड मैरिज मतलब उस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और वो मैरिज होने के बाद भी ये माना जाएगा कि वो मैरिज कभी हुई नहीं थी। और जो दो इंडिविजुअल पति पत्नी की तरह अपने आप को मान रहे, नहीं भैया आप पति पत्नी नहीं हो, उस वैलिड को, उस शादी को वैलिड नहीं माना गया, और वॉइड मैरिज है, आप अभी भी कंवारे हो, आप अभी भी बैचलर हो। ओके। एंड थर्ड टाइप की शादी वॉइडेबल मैरिज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। वॉइडेबल मैरिज का मतलब होता है कि भैया वो शादी जो है लीगल तो है और काइंड ऑफ वैलिड भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो वॉइडेबल हो गई। यानी कि जो दोनों पार्टीज है, पति या पत्नी, उन दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, उस वैलिड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। बात समझ में आई? जो वॉइड मैरिज होती है उसके अंदर किसी को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है, वो वॉइड है, पति पत्नी बने ही नहीं हो। वॉइडेबल में क्या इशू होता है कि आप पति पत्नी हो, शादी ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई चैलेंज करेगा उसकी वैलिडिटी को, और वैलिडिटी को यहाँ पे अपील नहीं किया गया, तो फिर वो वॉइड मैरिज बन जाएगी। यानी कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसमें दोनों चीजें चलती है, जब तक चैलेंज नहीं किया जा रहा तब तक वो वैलिड है, लेकिन अपोजिट पार्टी के पास ये राइट होता है कि उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दे। तो अब ये कौन से ग्राउंड से,
जिसके बेसिस पर आप शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। चलिए जानते हैं आगे। देखिए जो हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल है वॉइडेबल मैरिज के, सेक्शन नंबर 12 के अंदर आपको अवेलेबल है। अब क्या क्या ग्राउंड्स है? पहला ग्राउंड इंपॉर्टेंसी, सेकंड ग्राउंड जो आपको सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिलेगा। देन कंसेंट, अगर वैलिड कंसेंट नहीं है, फ्रॉड किया गया है, फोर्स कमिट किया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में वो शादी वॉइडेबल होगी। और तीसरी सिचुएशन कि शादी के टाइम पर जो वाइफ है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। तो ये 4 सिचुएशंस है जहां पर आप शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। एक बार हम लीगल प्रोविजन भी ब्रीफली देख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, फिर हम फाइनली इसको समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 12, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस बात का ध्यान रखना इस सेक्शन की क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी 1956 में हुई थी, सॉरी 1955 या उससे पहले हुई थी, या 1955 या उसके बाद हुई है। अगर आपकी शादी पहले हुई है तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, प्रोविजन एप्लीकेबल है, और शादी उसके बाद हुई 1955 के बाद, तब तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल होने वाला है। shall be voidable or may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely first, that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent. Second, that the marriage is in contravention of the condition specified in clause 2 of section 5. Third, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Amendment Act 1978, the consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. That fourth, that the respondent was at the time of marriage pregnant by some person other than the petitioner. तो टोटल 4 ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पर आप किसी भी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। अब वैसे तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपको रियलाइज हो ही गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं हुआ उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं कि देखिए यहां पर क्या है, जो इंडिविजुअल गलती करेगा ना वो रिलीफ नहीं मांगेगा। यानी कि कल को अगर मैंने फ्रॉड कमिट किया मेरी होने वाली वाइफ के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में कल को मैं ही कोर्ट के सामने जाके नहीं बोलूंगा सर देखो यहां तो फ्रॉड कमिट हुआ था तो आप इस शादी को क्या करवाओ, वॉइड डिक्लेयर करो। ऐसा नहीं हो सकता। या फिर यहां पर बोला जा रहा है दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी कि भैया अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर इंपॉर्टेंट है तो वही जाके रिलीफ क्लेम करे नहीं करेगा ना, जो पार्टी है, यानी कि काइंड ऑफ वे में बोल सकता हूं जो सफरिंग पार्टी है। समझाने का यही तरीका है, भैया आपका पार्टनर इंपॉर्टेंट है तो आप सफर कर रहे हो, फ्रॉड आपके साथ कमिट हुआ है, फोर्स आपके साथ कमिट हुआ है, आप सफर कर रहे हो। इसके अलावा सेक्शन 5 क्लॉज 2 अभी हम देखेंगे, तो यानी कि जो पार्टी सफर कर रही है एक्चुअल में एक्ट की वजह से वो क्लेम करेगी, जो ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है ना ये चारों एक्ट, वो क्लेम नहीं करेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलिए फाइनली एक एक करके इन सारी टर्म्स को हम समझते हैं कि मतलब क्या है इनका। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट। अब अगेन यहां पे थोड़ी सी मैं इंग्लिश की नॉलेज देना चाहूंगा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है हो जाती है गलतियां, जिनको नहीं पता है उनको मैं मतलब बता देता हूं। इंपॉर्टेंसी मीन्स इनेबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट और इनेबिलिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज, यानी कि ड्यू टू सम फिजिकल डिफिकल्टी, ड्यू टू सम फिजिकल रीजन यू कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की है, मैंने यहां पे वर्ड यूज में लिया है फिजिकल इनकेपेबिलिटी। क्या यहां पर जब इंपॉर्टेंट वर्ड यूज में लिया गया, क्या यहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनकेपेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया या फिर मेंटल इनकेपेबिलिटी के ऊपर? तो इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंसी भी 2 तरीके की हो सकती है, आपकी फिजिकल और दूसरी मेंटल। तो यहां पर इस सेक्शन के अंदर फिजिकल की बात की जा रही है, मेंटल की वो डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहां पर जो मेंशन किया गया है ना एक्ट के अंदर, यहां पे कहीं पे भी फिजिकल या मेंटल वर्ड यूज में नहीं लिया गया है। आप सभी अपने बैरेट के अंदर सेक्शन नंबर ओपन कीजिए, वहां पे आपको दिखाई देगा कि यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है ना, कि ये फिजिकल होनी चाहिए मेंटल होनी चाहिए। एक बार मैं आपके लिए बैरेट भी ओपन कर देता हूं, ओके, ताकि आप सबको क्लियर है कि सर गलत तो नहीं बोल रहे।
आप भी बैरेट के अंदर चेक करते रहो, क्योंकि देखो गलतियां हो सकती है ना, तो चेक करते रहो, मुझसे गलती हो तो जरूर बताना। यहां पे क्या लिखा गया, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी कि यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि फिजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है फिर मेंटल एलिमेंट की बात की जा रही है। तो इस चीज को अभी हम थोड़ी सी देर में बस कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ जजमेंट्स को डिस्कवर करने वाले हैं, कुछ जजमेंट्स की बात करने वाले हैं, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहां पे बोला गया दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए इंपॉर्टेंस भी दो तरीके की हो सकती है। अब यहाँ पे मैं फिजिकल एंड मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टेम्परेरी एंड परमानेंट, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है दैट फॉर द पर्टिकुलर टाइम बिंग यू आर इंपॉर्टेंट बट नाउ यू आर इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले आप इंपॉर्टेंट थे, फिजिकल इंटरकोर्स करने के लिए इनकेपेबल थे, लेकिन आप केपेबल हो गए। तो क्या ऐसे सिचुएशन में अब आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट में केस लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता। देखिए इमेजिन कीजिए हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, यहां पर हस्बैंड जो है इंपॉर्टेंट है। अब वाइफ ने पहले तो मैनेज किया कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, नहीं हो रहे। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई तो उसने बोलना चालू किया, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। अब वाइफ ने बोला मैं तो अब यहाँ पे डाइवोर्स भी नहीं, इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा दूंगी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हस्बैंड को डर लगा कि यार ये तो जो वाइफ है ये अब शादी को अगर वॉइड डिक्लेयर करवा देगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक तो शादी नहीं बची, ऊपर से समाज में थू हो जाएगी। ये भी तो एक टैबू है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सोचा चलो अब मैं डॉक्टर के पास चल ही लेता हूं। तो ये भाई साहब गए डॉक्टर के पास, राइट। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अरे ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अभी ठीक करके देते हैं आपकी इंपॉर्टेंसी। तो उन्होंने बोला ये मेडिसिन लेके जाओ, महीने भर खाओ और आपकी इंपॉर्टेंसी गायब। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, हस्बैंड दवाइयां लेके आ गया। इतने में भैया जो हमारी वाइफ थी बड़ी इंपेशेंट हो रखी थी, उसने बोला ना अब फर्क नहीं पड़ता मुझे, आपने दवाई लेना चालू कर दिया है, आपकी इंपॉर्टेंसी क्योर हो रही, तो मैं क्या करूं, आपने इतने टाइम तक मुझे परेशान किया था, मैं तो जा रही हूँ कोर्ट के पास। वो पहुंच गई कोर्ट में, उसने जाके बोला देखो साहब मेरे पति तो क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हस्बैंड क्या बोलेगा, सर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट था, चलो मान लेते हैं, लेकिन अब तो नहीं हूं, अब तो मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया है, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तो आप यहाँ पर शादी को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो यहां पर ये जो इशू है ना, ये रेज हुआ था एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है 1978 का, जिसका नाम है राजिंदर वर्सेस शांति। राजिंदर वर्सेस शांति 1978 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। तो यहां पर ये मुद्दा छेड़ा गया कि सर यहां पर परमानेंट की बात की जा रही है या फिर टेम्परेरी की बात की जा रही है, फिर दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए यहां पर कोर्ट ने बोला कि कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, अगर वो अभी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंसी परमानेंट टाइप की नहीं है, वो टेम्परेरी है, और उस इंपॉर्टेंसी को आप क्योर कर सकते हो through medical treatment. So in that situation, the ground of section 12 clause A will not be available to the petitioner. यानी कि साफ बोल दिया कि यहां पर जो इंपॉर्टेंसी की बात की जा रही है वो परमानेंट इंपॉर्टेंसी की बात की जा रही है, यहां पर टेम्परेरी की बात नहीं की जा रही है। और अगर ये पेटिशन लाने से पहले रेस्पोंडेंट ने अपना इलाज करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया और इंपॉर्टेंसी क्योर हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अब यहां पर हम शादी को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? किसी भी तरह का डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन हम देंगे कमेंट के थ्रू। लेकिन देखो थोड़ा सा प्रोएक्टिव आपको भी रहना है, कमेंट सेक्शन में चीजें मिस नहीं करनी है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा इशू है, वो छोटा सा इशू क्या है, दैट आप जब अपने बैरेट के अंदर देखोगे तो आप ये देखना, बैरेट के अंदर यहां पर क्लॉज ए के यहां पे एक फुटनोट मार्क किया हुआ है, फुटनोट नंबर ए, और जब आप फुटनोट में देखोगे तो फुटनोट में आपको पता चलेगा कि ईयर 1976 के अंदर इस क्लॉज के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, अमेंड किए गए थे। तो वैसे तो बैरेट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि क्या लिखा हुआ था यहां पर पहले, लेकिन मैं आपको रीड करके बता देता हूं, मेरे पास जो नोट्स है उनके अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए 1976 से पहले जो हमारा क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 है वो ऐसे लिखा हुआ था, एट द टाइम ऑफ मैरिज वन ऑफ द पार्टीज टू मैरिज वाज इंपॉर्टेंट
and continue to be so till the presentation of the petition. अब देखो, अगर आप दोनों प्रोविजन को कंपेयर करोगे बिफोर 1976 एंड आफ्टर 1976 अमेंडमेंट, तो आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे. देखिए यहां पर जो अभी हमारा करंट का जो लीगल प्रोविजन है, उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ दैट द पार्टी वाज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी सो. ओके, ये चीज मिसिंग है. अभी तो बस कितना सा लिखा हुआ है, द मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड ड्यू टू इंपॉर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट. उसके अलावा यहां पर आपको ये देखने की जरूरत है कि भैया जब बात की जा रही है कि द पर्सन, द रेस्पोंडेंट वाज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो यहां पे अमेंडमेंट क्यों किया गया? अमेंडमेंट किया गया इसी वर्डिंग की वजह से, क्योंकि देखिए ये जो प्रोविजन है, अगर आप 1976 तक की बात करो बिफोर अमेंडमेंट, तो उसके प्रोविजन को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे आपको समझाना चाहूं, तो मान लो इस दिन आपकी मैरिज हुई है 1 जनवरी 2026 और आपने पेटिशन फाइल की, लेट्स अज्यूम ओके 4 साल बाद. तो यहां पर जो पुराना वाला प्रोविजन था ना, वो ये बोलता था कि भैया इस दिन भी आप इंपॉर्टेंट होने चाहिए, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है वो इस टाइम पर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इस टाइम से लेके पूरे इस टाइम तक वो क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? पिटीशन फाइल कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये था कि सर हम ये तो मान लेते हैं, हम ये तो समझ सकते हैं कि यहां पे आप प्रूव कर सकते हो दैट दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट, बट आप एक बात मुझे बताओ कि इस दिन की इंपॉर्टेंसी का क्या एविडेंस है? 1 जनवरी 2026 को कैसे पता चलेगा कि इस दिन दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक इंपॉर्टेंट है? या तो आपने शादी से पहले इंटरकोर्स किया हो तब आपको पता चलेगा, या फिर आपने मेडिकल टेस्ट करवाए हो तो पता चलेगा. तो आप इमेजिन करके देखिए, आज का समय छोड़िए, आज भी जो अरेंज मैरिज के सेटअप है उनमें तो मुश्किल ही है ना. लेकिन इमेजिन करिए 1976 का टाइम, उस समय में कैसे पॉसिबल है कि आप ये चेक कर पाओ ना आप शादी से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स छोड़िए, मिलना छोड़िए, नाम ही पता होता था बस. अरेंज मैरिज में ये तो चलता था, पूछना अपने अपने मम्मी पापा से, नाम पता था. हमारे मम्मी पापा की मम्मी पापा शादी फिक्स करके आ गए, दादा दादी शादी फिक्स, नाना नानी या दादा दादी शादी फिक्स करके आ गए और अब हो गई शादी. तो उस टाइम पर कैसे पता चलेगा कि वो जो इंडिविजुअल है इंपॉर्टेंट है? इस रीजन की वजह से इस प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए कि भैया ये जो डिफिकल्टी क्रिएट हो गई ना लैंग्वेज की वजह से, उसको हटाओ. तो अब क्या बोल दिया जा रहा है? अब ये नहीं बोला जा रहा कि शादी वाले दिन वो इंपॉर्टेंट ना, फर्क नहीं पड़ता, उस दिन इंपॉर्टेंट था इंपॉर्टेंट था. हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि भैया जिस दिन पेटिशन फाइल हुई है उस दिन तक वो जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो पाई है ड्यू टू इंपॉर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट. अब वो शादी के दिन इंपॉर्टेंट था लेकिन अगले दिन ही वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो भैया यहां पर भी आप पेटिशन लेके आ सकते हो. तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे आफ्टर 1976 अमेंडमेंट. क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको? क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि इस तरीके से इस अमेंडमेंट का पर्पस ये था? अब हम यहां पर देखते हैं कि अभी अभी मैंने वर्ड यूज में लिया कंज्यूमेट, और वहीं पर सेक्शन में भी लिखा हुआ है दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड. तो जो कंज्यूमेटेड जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमेट करने का मतलब क्या होता है? देखिए, शादी को कंज्यूमेट करने का मतलब होता है कि आपने शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए. जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वैसे मान लिया जाता है कि शादी कंज्यूमेट हो चुकी है. तो यहां पर जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है दैट ड्यू टू इंपॉर्टेंस ही द मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड. अब देखो यहां पर भी अलग अलग डिग्री हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं. देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंसी है वो है और उसकी वजह से शादी कंज्यूमेट करने का कोशिश की गई, कंज्यूमेट करने की कोशिश की गई और वहां पे पार्शियल कंज्यूमेशन हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ. तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये ग्राउंड अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है. लेकिन देखिए यहां पर भी आपको वेरियस जजमेंट्स मिल जाएंगे. जैसे कि अगर मैं एक जजमेंट को रेफर करना चाहूं जिसका नाम है कैथी वर्सेस हैरी, ये 1954 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है. ओके, वहां पर बोला गया कि देखिए अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है ना, कंप्लीट एंड फुली वे में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, इन दैट सिचुएशन इफ योर opposite partner, your partner is not satisfied with the sexual intercourse, it doesn't mean that you are important. यानी कि क्या बोला गया, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ
लेकिन हस्बैंड को उस सेक्शुअल इंटरकोर्स से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या वो ये बोल सकता है दैट माई वाइफ इज इंपॉर्टेंट? नहीं, यहां पर आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन का इंपॉर्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखा गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके बताए गए, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग सिचुएशन बताई गई जहां पर ये माना गया दैट यस द ग्राउंड ऑफ अवॉइडेबल मैरिज इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे कि एक ग्राउंड यहां पर बताया गया स्मॉल वजाइना, इफ द वजाइना ऑफ द वाइफ इज एबनॉर्मली स्मॉल, in that situation also it will be counted as impotency. Okay, इसके अलावा ये भी देखा गया that in case the penis size of the husband is very large, even in that situation the court held that it will amount to impotency and the marriage was not consummated because of that particular reason and the marriage was declared as void. तो ये बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिचुएशन है जहां पर कोर्ट ने शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर किया बिकॉज ऑफ दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 1। अब यहां पर जैसे मैंने बोला कि इंपोर्टेंसी का मतलब होता है यू कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वहीं पर एक और चीज आती है स्टर्लिटी, जिसको हम बांझपन भी बोलते हैं, है ना, कि माँ जो वाइफ है वो माँ नहीं बन पा रही है, ये जो हस्बैंड है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि सर जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आप एक स्टर्लिटी वाली बात कर रहे हो, है ना, कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इस बात को यहां पर कंसिडर कर रहे हो कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, क्या है यहां पर मुद्दे की बात। तो यहां पर कोर्ट ने यह बोला, अगेन जजमेंट्स, समीर अधिकार्य वर्सेस कृष्णा अधिकार्य, ठीक है, ये जजमेंट था। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बोला कि इंडिया के अंदर जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है, इसके अंदर जिस इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं वो फिजिकल है, यानी कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहां पर स्टर्लिटी को इंपॉर्टेंसी के अंदर काउंट नहीं किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, ओके, या फिर जो आपकी वाइफ है वो जो बच्चा है वो कंसीव नहीं कर सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई ग्राउंड नहीं होगा शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने फर्स्ट ग्राउंड कवर कर लिया है। नाउ द सेकेंड ग्राउंड दैट इज सेक्शन 5 क्लॉज 2। आप सभी अपने बैरक के अंदर प्लीज ये प्रोविजन ओपन कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं यहां पर भी ओपन कर देता हूं ताकि जिनके पास बैरक नहीं है वो समझ पाए। सेक्शन 5 क्लॉज 2, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब ध्यान रखना, देखो यहां पर क्या बात की जा रही है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अभी जो इंपॉर्टेंस की बात थी वहां पर एट द टाइम ऑफ मैरिज गायब था, लेकिन यहां पर लिखा गया एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। At the time of the marriage, neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind। यानी कि सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि भैया at the time of the marriage जो दोनों पार्टीज है वो केपेबल होनी चाहिए कंसेंट देने के। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस लाइन को मैं उल्टा करके क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि जो सेक्शन 5 की जो मेन लाइन है वो क्या है वो रीड करके बताता हूं। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई है तो शादी वैलिड है, और नहीं हुई है तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो यानी कि अगर मैं इन कंडीशन को रिवर्स कर दूं तो वो वॉइडेबल मैरिज की कंडीशन बन जाएगी। तो जब बोला जा रहा है इज इन एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो यानी कि अगर ये बोला जा रहा है कि भाई हम शादी को वैलिड मान लेंगे अगर कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इनकेपेबल नहीं थी। तो अब इसका उल्टा कर दो कि ये कि एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर ऑफ द पार्टी वाज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। तो यानी कि अगर यहां पर अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड है तो ऐसी सिचुएशन में वो वॉइडेबल मैरिज हो सकती है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ द मैरिज दो केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind or to such an extent as to unfit for marriage and procreation of children।
यानी कि भैया आप किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हो जिसकी वजह से आप शादी करने के लिए अनफिट हो और बच्चे पैदा करने के लिए भी अनफिट हो। ये चीज समझ में आई? अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब आपके दिमाग में एक चीज खटकनी चाहिए, सर अभी 5 मिनट पहले आपने बोला था कि यहाँ पे स्टर्लिटी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यानी कि चाहे हस्बैंड जो है बच्चा पैदा नहीं कर, यानी कि जो उसके स्पर्म है वो इसके भी बल नहीं बच्चा पैदा कर पाए, या फिर जो माँ है, सॉरी जो वाइफ है, वो बच्चा कंसीव कर पाए। तो अभी तो आपने बोला था कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन वॉइडेबल मैरिज के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो अब तो यहाँ पे सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर तो सिचुएशन ही उल्टी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इस बात को समझो। देखो, जब हमने स्टर्लिटी की बात की थी इंपोर्टेंसी के अंदर, जब इंपोर्टेंसी में हम स्टर्लिटी की बात कर रहे थे, तो स्टर्लिटी क्या होगी? अगर मैं हस्बैंड की साइड से बात करूं तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो एक्यूरेट नहीं है। स्पर्म के अंदर डेड स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके स्पर्म की क्वालिटी वो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा पैदा हो पाए। या फिर जो मदर है उनके अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन जब आप सेक्शन 5 क्लॉज 2 देखोगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना। देखो, यहां पर बोला जा रहा है, दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड टू सच एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर द मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर ये प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात की जा रही ना, आप अनफिट हो, लेकिन किस वजह से? ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। बात को समझो, यहां पर आप बच्चा जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके कुछ मेंटल डिसऑर्डर है। इसलिए नहीं कि आपके स्पर्म काउंट में कुछ इशू है या फिर वाइफ के रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंदर कुछ इशू, ना, उसकी बात नहीं की जा रही। किसकी बात की जा रही है? मेंटल डिसऑर्डर की। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आप बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अब वो ये तो ध्यान देते नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में तो क्या चलता रहेगा? अच्छा, प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे, प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे, प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये करते 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 उनके दिमाग में क्या आ जाएगा? यार हो सकता है कि इंपोर्टेंसी के अंदर भी ये प्रोक्रिएशन वाली बात जो है वो इंक्लूडेड हो, है ना। तो यानी कि वो इंपोर्टेंसी के अंदर स्टर्लिटी को घुसा देंगे। ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपसे कल को कोई गलती ना हो जाए। एंड लास्ट, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, यानी कि उसको बार बार इंसैनिटी के दौरे पड़ रहे हैं, तो इस रीजन की वजह से भी वो क्या है? अनफिट हो गया। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। तो देखो, हमारे पास जो ग्राउंड्स है टोटल, इंपॉर्टेंट एंड सेक्शन 5 क्लॉज 2 ये हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं कंसेंट एंड प्रेग्नेंट। अब देखिए, जो कंसेंट है ना, उसके अंदर जो क्लॉज है हमारा, हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट को फिर से रेफर कर सकते हो। तो वहां पर दिया गया है कि जो कंसेंट है ना, वो फोर्स या फिर फ्रॉड से ऑब्टेन की गई थी। और ये फोर्स या फ्रॉड किसके ऊपर इस्तेमाल किया गया? किसके ऊपर? या तो पेटिशनर के ऊपर, खुद के ऊपर, यानी कि जिससे शादी हो रही है उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल किया गया, या फ्रॉड इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से उन्होंने कंसेंट दी थी, या फिर उनके गार्जियन के ऊपर ये फ्रॉड इस्तेमाल किया गया, फोर्स इस्तेमाल किया गया। अब ये गार्जियन कहां से आ गए? तो देखो, गार्जियन को यहां पे इंक्लूड करने का पर्पस है चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो अब जब चाइल्ड मैरिज एक्ट देखोगे तो वहां पर गार्जियंस कंसेंट की बात की गई है। तो इस रीजन की वजह से यहां पर भी गार्जियन कंसेंट को इंक्लूड कर दिया गया कि भैया अगर फोर्स या फिर फ्रॉड आपने इस्तेमाल किया है तो ऐसी सिचुएशन में अब वो शादी क्या हो सकती है? वॉइडेबल डिक्लेयर की जा सकती है। लेकिन अब इसका भी ध्यान रखो, फोर्स किया है, फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड कैसा किया है? कि कोई भी फ्रॉड मान लिया जाएगा? नहीं, आपको फिर से ये सेक्शन खोलने की जरूरत है और इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। देखिए, आप आइए सेक्शन नंबर 12 के ऊपर आपके, हाँ, सेक्शन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखना है इसको। कंसेंट ऑफ सच गार्जियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी और एज टू द मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रेस्पोंडेंट। तो यानी कि यहां पर अलग अलग टाइप का आपको क्या दिखाया जा रहा है? फ्रॉड दिखाया जा रहा है। पहला, नेचर ऑफ सेरेमनी, ये फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड हो गया। दूसरा, एज टू एनी मटेरियल फैक्ट, और तीसरा, सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रेस्पोंडेंट। तो ये जो 3 टाइप का जो फ्रॉड है ना, अगर ये कमिट हुआ है
तो ही आप इस ग्राउंड के अंदर एलिजिबल हो शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने के लिए, अदरवाइज नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल लो, देखो आज के टाइम पर एआई का जमाना हो गया, लेकिन एआई क्या सिर्फ अभी आया क्या? उस जमाने में भी तो फोटोशूट चला करता था, फोटो को एडिट किया करते थे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है फोटो दिखाई किसी और की, शादी करवा दी किसी और से। तो ये जो सारी सिचुएशन है कि भैया आपने एआई का इस्तेमाल करते हो फोटो को इतना ज्यादा एडिट कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा कि ये आप हो या कोई और है। तो भैया लड़के वालों को दिखा दिया आपने वो फोटो हाईली एडिटेड एआई के थ्रू, और उसके बाद क्या हो गया, शादियों की लड़की ने तो फोटो देखी, यार सही है, और माँ बाप शादी फिक्स करके आ गए, तो मैं क्या करूंगा, मिलके कर लेते हैं शादी। शादी में इतना बड़ा घूंघट डाल रखा था, तुम्हारा शक्ल नहीं देखी। शादी के बाद पता चला कि अरे ये तो फोटो वाली लड़की जो है इसकी तो शक्ल ही मैच नहीं कर रही है इससे, इतनी ज्यादा एडिट कर दी फोटो को कि पता ही नहीं चल रहा। तो यहां पे क्या हो गया, फ्रॉड कमिट हो गया है ना, क्या हो गया यहां पर, फ्रॉड कमिट हो गया है। उसके अलावा भैया आज के टाइम पर देखो शादियां भी थोड़ा सा बिजनेस हो गया है। बिजनेस कैसे, हस्बैंड देखता है, यानी प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड देखता है लड़की जो है सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, घर के कामकाज उसे करने आने चाहिए, मेरे माँ बाप की सेवा करे, घर पूरा संभाल के रखे, मेरी बातों को माने, मुझसे ज्यादा बहस ना करे, कल को बच्चे पैदा करे, बच्चे हो जाए तो उसको संभाल के रखे, ये सारी चीजें लड़का देखता है। और उसके अलावा वैसे बोलना नहीं चाहिए, दहेज वैसे तो इलीगल है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की ये अनडिनाइबल ये सच्चाई है कि भैया दहेज चलता है। तो लड़के वाले देखते हैं भैया कितना दहेज मिल जाएगा हमें, हाँ उसको अब उन्होंने हंस के, अरे ये तो गिफ्ट है, आप तो अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, ये करने लग गए, लेकिन है तो दहेज ही ना। तो लड़के वाले देखते हैं भैया दहेज कितना मोटा मिलेगा, वहीं पे लड़की वाले ये देखते हैं कि भैया लड़का क्या करता है ना, लड़का कितने पैसे कमाता है, क्या सैलरी है उसका, क्या फ्यूचर है उसका, घर में और कितने सिबलिंग्स हैं, जो उसके मदर फादर थे उनका इनकम सोर्स क्या था, कल को मदर फादर की डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी कितने भाइयों में बटेगी, यानी कि कितने सिबलिंग्स हैं, कितनी बहनें हैं। तो ये सारी चीजें देख के लड़की वाले शादी करते हैं। तो एक काइंड ऑफ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई धोखा दे दे, कैसे, भैया जो लड़का है उसकी शादी थी 30,000 रुपए महीना, और उसने क्या किया, एक छोटा सा जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि 30,000 को बना दिया 3 लाख रुपए। तो क्या ये फ्रॉड कमिट हुआ? बिल्कुल। कैसे, एनी मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांस कंसर्निंग टू द रेस्पोंडेंट। तो यहां पर जो उन्होंने मटेरियल फैक्ट के अंदर जो चेंजेस किए उसकी वजह से फ्रॉड मान लिया जाएगा, और अब यहां पर आप शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई है कि किस तरीके से फ्रॉड एंड फोर्स की बात की जा रही है? लेकिन देखिए ये प्रोविजन यहां पर ही खत्म नहीं हो रहा, यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, देखिए वैसे मैं आपको यहां रेफर कर देता हूं, डायरेक्ट में खोल लेना, मैं चार्ट के थ्रू बता देता हूं। अभी आपको सबसेक्शन 2 रीड करना है। सबसेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज ए है, जो क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 की बात करता है, यानी कि फ्रॉड एंड किसकी, फोर्स की। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है कि भैया आपकी शादी चाहे ये 1955 का एक्ट आने से पहले हुई हो या 1955 का एक्ट आने के बाद हुई हो, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, 1 साल के अंदर अंदर वो पेटिशन प्रेजेंट करनी है। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि शादी अगर 1955 के बाद हुई है तो फिर आप 1 साल के अंदर अंदर पेटिशन लेके आ जाओ, जैसे आपको डिस्कवरी ऑफ एक्ट होता है। ये ध्यान रखना, जिस दिन आपको पता चला ना फ्रॉड हुआ है उसके 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद नहीं। तो अज्यूम करो कि शादी के 4 साल तक तो जो पेटिशनर उसको पता ही नहीं चला कि फ्रॉड मेरे साथ कमिट हुआ है। 4 साल तक उसने आराम से, हाँ ठीक है शादी सही चल रही है, 4 साल बाद उसे फ्रॉड का पता चला, तो अब वो पेटिशन कब लेके आ सकता है, लेके आ सकती है जिस दिन फ्रॉड पता चला उसके 1 साल बाद। तो यहां पे शादी की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, जिस दिन हमें फ्रॉड पता चला उस दिन। तो आप बोलोगे सर शादी जब बाद में हुई है एक्ट आने के तो समझ में आता है, लेकिन लेट्स अज्यूम शादी हो गई 1940 में और तब तो एक्ट था ही नहीं, तो यानी कि फ्रॉड कोई ग्राउंड ही नहीं था वॉइड डिक्लेयर करवाने के शादी को। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि अगर आपकी शादी ये एक्ट आने से पहले हुई है तो ऐसी सिचुएशन में ये जब एक्ट आया है ना, अगर आपको फ्रॉड ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है उसके बाद एक्ट आया, तो एक्ट आने के 1 साल बाद, सॉरी 1 साल के अंदर अंदर आप ये पिटीशन ला सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बैलेट के थ्रू भी बता देता हूं आपको। द पेटिशन इज प्रेजेंटेड more than 1 year after the force has ceased to operate or as the case may be the fraud has been discovered। ठीक है, तो फोर्स सीज होना बंद हो गया, वो सॉरी फोर्स सीज हो गया या फिर फ्रॉड डिस्कवर हो गया। सेकंड, द पेटिशनर हैज
with or her full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased or operate or as the case may be the fraud has been discovered। यानी कि मुझे पता चल गया कि फोर्स इस्तेमाल किया था, फोर्स इस्तेमाल किया तो पता ही रहेगा मुझे, मेरे साथ फ्रॉड किया गया है इसका मुझे पता चल गया, उसके बाद भी मैं विद कंसेंट अपने पार्टनर के साथ रह रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला ग्राउंड भी आपसे छिन जाएगा। अब आप यहां पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू डिक्लेयर अ मैरिज वॉइड। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट राउंड, दैट इज दैट द रेस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पेटिशनर। यानी कि जो हमारी वाइफ है, हस्बैंड तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना, ऐसा तो किसी के मन में डाउट नहीं है कि हस्बैंड को भी प्रेग्नेंट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वाइफ ही प्रेग्नेंट होगी। तो यहां पर ओके, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो वाइफ जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी शादी के समय पर, तो अब ऐसे सिचुएशन में जो हस्बैंड है ना उसके पास क्या है, एक ग्राउंड है जिसके बेस पर शादी को क्या डिक्लेयर करवा सकता है, वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन अगेन उसमें फिर से आपको ध्यान देना है, इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जिस समय पर शादी हुई थी उस समय पर उसको नहीं पता था कि मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। शादी के महीने भर बाद ही डिलीवरी हो गई, तब तो आपको पता चलेगा ना भैया, ये कोई फास्ट डिलीवरी थोड़ी ना, ब्लिंकिट का ऑर्डर थोड़ी ना है कि शादी हो महीने बाद डिलीवरी ना, महीने भर बाद डिलीवरी हो गई, इसका मतलब क्या था कि बीवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, है ना। तो इस तरीके से क्या बोला जा रहा है, दैट द पेटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट अलेज्ड, यानी कि जो पति है उसको पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। सेकंड, that the proceeding have been instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement, and in case of marriages solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage। यानी कि भैया अगर शादी आपकी इस एक्ट के आने से पहले हुई है, बच्चा सब कुछ हो गया, डिलीवरी हो गई, लेकिन आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एक्ट नहीं था। तो अब आपको वेट करना है, जिस दिन ये एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर अंदर आप ये पिटीशन ला सकते हो। और अगर शादी आपकी इस एक्ट के आने के बाद हुई है तो भैया शादी के एक मतलब होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको ये पिटीशन लेके आनी है। एंड दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ पिटिशनर हैज नॉट बीन टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट ग्राउंड। यानी कि यहां पे क्या हुआ, जिस दिन हस्बैंड को पता चला कि मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसके बाद वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता वाइफ के साथ। अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो फिर भैया उसके बाद ये ग्राउंड आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि जिस दिन आपको पता चला कि मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी शादी के टाइम पर, और जिस दिन आपने पिटीशन प्रेजेंट की, इस पूरे ड्यूरेशन में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो अपनी वाइफ के साथ। ओनली इन दैट सिचुएशन यू कैन रेज दिस ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग योर मैरिज एज अ वॉइड मैरिज। तो ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर आप शादी को वॉइड डिक्लेयर कर, वॉइडेबल डिक्लेयर कर, क्योंकि वॉइडेबल मैरिज है तो वॉइडेबल मैरिज है तो आप उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो इस तरीके से सेक्शन 12 हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको सेक्शन 12 समझ में होगा, और जिस तरीके से मैंने छोटी छोटी आपको बातें बताई कि स्टर्लिटी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सेक्शन 5 के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से कंसीवमेंट की बात लिखी गई है वो अलग है। तो ये जो छोटी छोटी बात है ना, इनका ही आपको ध्यान रखना है। यही वो इश्यूज हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो इस लेक्चर को लेके, इस टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको लग रहा है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं उससे आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। क्योंकि देखिए हम ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। तो हमें भी छोटा मोटा मोटिवेशन तो चाहिए ना, और हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, आपका सब्सक्रिप्शन। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखिए अगेन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं हो रहा, तो सब्सक्राइब करने से आपको कुछ पेमेंट नहीं करना, लेकिन क्या हो रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं कि आपके लिए और बेहतरीन लेक्चर लेके आ पाए, और आपको भी क्या होगा, टाइम टू टाइम लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे, तो फायदा आपको भी होने वाला है।
इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।